आज जियोग्राफी के सेकंड लेसन लैंड सॉइल एंड वाटर का टेस्ट है और मैं तो रिवीजन करना ही भूल गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, रिवीजन तो मैं भी नहीं कर पाया हूँ, मगर ये वाला पीरियड तो फ्री है। क्यों ना हम तीनों को जो जो याद है सब एक दूसरे को बताते हैं, तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलो हम जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल एंड वाटर के मेन तथ्यों का रिवीजन करते हैं। चलो सबसे पहले मैं सॉइल के बारे में बताता हूँ। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है जो हम सभी के रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर और क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ के सरफेस का सबसे ऊपर की लेयर को बनाता है। और पता है, इस मिट्टी को बनने के लिए, सॉइल को बनने के लिए हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। और ये बनता कैसे है? बहुत सारे फिजिकल फैक्टर मतलब नेचुरल जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब पानी से, हवा से, टेम्परेचर से, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इफेक्ट ऑफ रेन, पानी के कारण, विंड के कारण, टेम्परेचर के कारण और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के कारण रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल। मिट्टी में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। यह मिनरल मैटर से मिलकर बनती है। डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं। मतलब जो जीवित हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, वो जब मर जाते हैं या ज़मीन में दब जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनका जो डिकम्पोज्ड पार्ट रहता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। वह भी पानी में मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एट्सेट्रा, ये सारे तो नॉन लिविंग थे और इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई भी रहते हैं। एयर और वाटर भी ज़मीन में मिलता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक्स द सॉइल फर्टाइल। हमारे सॉइल में बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं क्योंकि उसमें यह क्षमता है कि वह उसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं फर्टिलिटी, उपजाऊपन। और जब राइट मिक्स रहता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, तो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब मैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। जो ज़मीन बनती है, जो मिट्टी बनती है, ज़मीन नहीं मिट्टी बोलेंगे हम, मिट्टी जो बनती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है पेरेंट रॉक पर, मीन्स किस रॉक की वेदरिंग से ये मिट्टी बनी हुई है। क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, मीन्स क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा था, उस पर डिपेंड करती है। टोपोग्राफी से क्या पता चलता है मिट्टी का? एल्टीट्यूड एंड स्लोप, माउंटेनियस, वैली और प्लेन्स, मीन्स उस ज़मीन की बनावट कैसी है, वो कहाँ पर है। अगर माउंटेन में बन रही है तो कैसी बनेगी, और अगर प्लेन में बनेगी तो कैसे बनेगी। तो ज़मीन की टोपोग्राफी पे निर्भर करती है। टाइम टेकन, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा सॉइल बनने में, सॉइल की लेयर उतनी थिक होगी। और ऑर्गेनिक मटेरियल जितने मिक्स्ड होंगे उसमें डिकम्पोज होके जितने पेड़ पौधे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें मिलेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि ज़मीन कितनी फर्टाइल होगी, उसमें ह्यूमस कितना होगा। चलो मैं तुम सबको लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में बताता हूँ। जो मिट्टी बनती है उसको मेनली 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन चारों लेयर को मिलाकर हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल मीन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर इज जनरली रिच इन ह्यूमस। इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, मीन्स डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इसी में पाया जाता है। मिनरल्स भी यहीं पे पाए जाते हैं। क्योंकि ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और यह प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देती है। यह लेयर जो होती है मिट्टी की वो सॉफ्ट होती है और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकती है। दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड कैन रिटेन मोर वाटर। दूसरी लेयर को सब सॉइल बोलते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज हार्डर एंड कॉम्पैक्ट एंड हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इट कंटेन्स सैंड, स्लिट एंड क्ले। इसमें मेनली सैंड होता है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, स्लिट एंड क्ले होता है। और इसमें ह्यूमस भी बहुत कम होता है और पानी भी बहुत कम होता है। थर्ड लेयर है वेदर्ड रॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। फिर लास्ट है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स। जो अनवेदर्ड रह जाती हैं पेरेंट रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक, वो इस श्रेणी में आती हैं।
Below the weathered rock, we have a layer of hard rocks and it is also called the bedrock. चलो अब मैं तुम सबको टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताता हूँ। बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। यह बहुत फर्टाइल होती है एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्ले, सिल्ट एंड सैंड, प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेल्टाज। हमारे देश के उत्तर के जो मैदान हैं वहाँ पे ये मिलती हैं और डेल्टाज में मिलती हैं। तो हमें तो पता ही है नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी फर्टाइल। सेकेंड है ब्लैक सॉइल, ब्लैकिश इन कलर, ब्लैक है तो इसका कलर ब्लैक होगा। इट इज़ स्टिकी एंड वेट, यह चिपचिपी और गीली होती है। इट क्रेक्स ईजीली व्हेन ड्राई एंड रिटेन्स मॉइस्चर। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है रेड सॉइल, ये रेडिश कलर की होती है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ये कोर्स होती है, इसके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े मतलब बहुत बड़े भी नहीं लेकिन थोड़ा खुरदुरा सा, पोरस होती है एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नहीं रहता, ये मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रख पाती है। लार्जली फाउंड इन ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, हमारे देश के ईस्टर्न डेक्यू प्लेट्यू में ये रेड सॉइल मिलती है। उसके बाद है लेटेराइट सॉइल, इट इज़ अ लेस फर्टाइल, इसमें ज़्यादा चीज़ें उगा नहीं सकते, ये पोरस होती है और ब्राउन कलर की रहती है। मेनली फाउंड इन हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इंडिया के वेस्टर्न घाट में लेटेराइट सॉइल मिलती है। फिर डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल तो आप सबको मालूम ही है, मतलब रेत। सो डेजर्ट सॉइल इज सैंड लाइक, लूज, हाथ से फिसल के गिर जाती है ना, पोरस एंड कोर्स सॉइल, इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, कोर्स रहती है, एकदम फाइन चिकनी नहीं रहती है। अबंडेंट इन डेजर्ट इन राजस्थान एंड गुजरात, अब क्योंकि ये डेजर्ट सॉइल है तो जहाँ रेगिस्तान मिलेगा वहीं ये मिलेगी, तो ये राजस्थान और गुजरात में मिलती है। फिर माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगी? हिली एरियाज़ में मिलेगी। इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल एंड हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस अच्छे से रहता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर with good texture, mainly found in the hilly region of Jammu Kashmir and Himalayas. हाँ, सॉइल इरोशन एक चीज़ होती है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें पता है सॉइल इरोशन क्या होता है? जब कुछ नेचुरल कारण से, जैसे फ्लड्स के कारण, मीन्स बाढ़ आने के कारण, ओशन वेव्स के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, विंड्स के कारण, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो टूट जाती है और निकल करके चली जाती है, कहीं बह जाती है, दूर चली जाती है, उसका क्षय हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? सॉइल इरोशन इज रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज like floods, glaciers, ocean waves, glaciers, winds, or due to human activity. Both human and natural factors lead to degradation of soil. Soil erosion being the major factor. Soil की क्वालिटी और soil हमेशा कम होती जा रही है, यह सब ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल फैक्टर दोनों के कारण हो रहा है, इसीलिए सॉइल इरोशन का मेन कारण भी यही है। तो हम देखते हैं सॉइल इरोशन का मेन कारण क्या है। नेचुरल एजेंट, पहले तो नेचुरल एजेंट हो गए, जैसे वाटर एंड विंड कॉन्स्टेंटली रिमूव करते जाते हैं टॉप सॉइल को, जिसके कारण सॉइल इरोशन होता है। ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटी जैसे कटिंग ऑफ ट्री, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग रिमूव्स द प्लांट कवर, प्लांट का जो कवर रहता है उसको ये सारी चीज़ें निकाल देती हैं। रेन फॉलिंग ऑन अनप्रोटेक्टेड टॉप सॉइल इरोड्स द सॉइल एज इट कैन नॉट होल्ड वाटर, अगर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे तो वो उनकी जड़ें ज़मीन को होल्ड करके नहीं रख पाती हैं, और जब बारिश तेज़ी से होती है तो जो अनकवर्ड सॉइल रहती है, अनकवर्ड मीन्स जहाँ पेड़ पौधे घास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वो ऊपर की सॉइल इरोड होकर के चली जाती है। दूसरा फैक्टर है इम्प्रॉपर टिलिंग ऑल्सो लीड्स टू द सॉइल इरोशन। Very often farmers leave their land vacant for a long period of time. किसान जब खेती करते हैं तो बहुत समय तक वो अपनी ज़मीन में कुछ नहीं उगाते। सपोज़ वो बारिश के समय उगाते हैं तो पूरी गर्मियों के समय उसको बिना क्रॉप उगाए छोड़ देंगे, तो जिसके कारण वो काफ़ी समय तक के अनकवर्ड रह जाती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन्स के कारण वो इरोड हो जाती है और ऊपर की सॉइल धीरे धीरे परत निकल जाती है और वो दूर चली जाती है।
सॉइल इरोशन को रोकने के लिए और न्यूट्रिएंट्स के डिप्लेशन को रोकने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स बहुत सारे पेड़ों को लगाना। तो जब हम नए पेड़ों को लगाते हैं, नए पेड़ों का नया जंगल बना देते हैं, तो पेड़ों की रूट्स ज़मीन की मिट्टी को होल्ड करके रखती है और उसको बहने नहीं देती। मल्चिंग, मल्चिंग मीन्स पेड़ पौधे के आजू बाजू जो ज़मीन रहती है जहाँ दूसरे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस बेयर ग्राउंड में अगर छोटी छोटी ग्रासेस डाल दी जाएं या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाए जो मिट्टी को होल्ड करके रखे, तो सॉइल का इरोशन नहीं हो पाता है। देन कंटूर बेरियर्स। कंटूर बेरियर्स क्या होते हैं? जैसे कई जगहों पर बारिश के ही पानी से, रेन वाटर से ही छोटी छोटी घास और छोटी छोटी बुशेस, झाड़ियाँ उग जाती हैं जो मिट्टी को होल्ड करके रखती है और पानी को बहने नहीं देती है। तो इस तरह से हम कंटूर बेरियर्स या इस तरह की झाड़ियों का इस्तेमाल करके, उगा करके जहाँ से मिट्टी बहती है उसको रोक सकते हैं। नाउ रॉक डैम्स। ह्यूज रॉक्स आर पाइल्ड अप इन द अपहिल रीजन। अपहिल रीजन्स जो रहते हैं, ऊंचाई वाले जो रीजन रहते हैं, वहाँ पे चट्टानों को एक के ऊपर एक लगाकर डैम्स के समान बना दिया जाता है। और ये डैम क्या करते हैं? पानी के बहाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी भी क्या होती है? कम लॉस होती है। देन टेरेस फार्मिंग। जब हिली एरियाज़ रहता है, अगर वो एकदम उसका स्लोप बहुत तीखा है, मतलब एकदम स्लोपी है वो, तो वहाँ से मिट्टी जल्दी बह जाएगी। तो क्या करते हैं, माउंटेन एरियाज़ में स्टेप्स, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, सीढ़ियों टाइप की, और वहाँ पर फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो जिसके कारण ऊपर लेयर से अगर मिट्टी बही भी तो वो नीचे वाली लेयर में आ करके रुक जाती है। तो इस तरह से हम लॉस ऑफ सॉइल को रोक सकते हैं। देन इंटेंसिव क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, planting legumes in between cereal crops and several other crops management practices can be minimize soil erosion। हमेशा एक ही तरह की क्रॉप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि एक क्रॉप लगाए तो उसके बाद हमें लेग्यूमिन्स को लगाना चाहिए। लेग्यूमिन्स क्या होते हैं कि जो बीज वाली फलियों वाले जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को केमिकल्स में चेंज कर देते हैं या होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसीलिए हमको अलग अलग तरह की क्रॉप लगा के क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए और उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी मिट्टी की बना के रखना चाहिए। देन कॉन्टूर प्लॉइंग। इट रिफर्स टू डूइंग प्लॉइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप। This way, the vegetation forms a natural barrier for water that flows down the slope. It helps retain the soil in the region. सेम चीज़ है, जब जैसे हिली एरियाज़ में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैरेलल प्लॉइंग करनी चाहिए, जिससे बीच में जो झाड़ियाँ, छोटे छोटे कॉन्टूर्स डेवलप हो जाएंगे, वो पानी को बहने से रोकेंगे। उसके बाद है, पानी को बहने से रोकेंगे तो मिट्टी भी कम बहेगी, इरोशन, सॉइल इरोशन कम हो जाएगा। Shelter belts. In dry or arid areas, winds blow away the top fertile layer of the soil. जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं और वो अपने साथ टॉप लेयर को उड़ा कर ले जाती हैं। इफ़ अ रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, अगर हम एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा दें तो इससे क्या होता है, विंड का मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है और सॉइल प्रोटेक्ट हो जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाटर। हाँ, वाटर तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी अर्थ में लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर पानी नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। पूरे प्लांट्स के लिए, सारे ह्यूमन के लिए, बहुत सारी एक्टिविटी के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग तो जानते ही होंगे कि हमारी अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 3/4 सरफेस एरिया पानी से भरा हुआ है। और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमारी पूरी अर्थ कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सीज। मगर ये जो पानी है, 3/4 पार्ट में भरा हुआ पानी, ये ज़्यादा से ज़्यादा समुद्रों में, सीज में, ओशन में भरा हुआ है। द वाटर इन द ओशन एंड सीज इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और ये जो इतना सारा पानी है, उसमें बहुत सारा जो ओशन में है, सीज में है, वह ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन के उपयोग के लिए अनफिट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होता है। अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशन इज़ 97.3%। मतलब समुद्रों में पानी 97.3% है। मतलब इतना पानी तो हमारे यूज़ का ही नहीं है। और जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे यूज़ का है, वो सिर्फ 2.7% ही है। सोचो कितना कम है। और इस 2.7% का भी 70% फ्रेश वाटर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है।
आइस के रूप में जमा हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन के यूज़ के लिए अवेलेबल है। कितने आश्चर्य की बात है ना। ब्लू प्लैनेट है, बहुत सारा पानी है, मगर पानी की अवेलेबिलिटी ह्यूमन के लिए बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है, बाकी पूरा समुद्र में भरा हुआ है जो हमारे यूज़ करने के लिए अनफिट है। और फ्रेश वाटर का 70% ग्रीनलैंड में, स्नोई माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। तो प्रेजेंट ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड यही सारे क्या है हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। फ्रेश वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है अर्थ पे, और इसका लेकिन वॉल्यूम हर जगह पूरी अर्थ में एक समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। और ये जो फ्रेश वाटर भी है, जो सरफेस में जो वाटर है, रिवर के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, सीज के फॉर्म में, ये भी कंटिन्यू मोशन में रहता है। मोशन में कैसे रहता है? समुद्र, तालाब, नदी, इन सब का पानी सन की गर्मी से ही, बाय द हीट ऑफ सन, इतना कम पानी है मगर मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि हमें इसका बचा बचा कर उपयोग करना है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना डिमांड बढ़ते जा रहा है पानी का। इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक नीड में, सब जगह पानी लग रहा है। तो पानी निरंतर कम होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है। रिवर्स, लेक्स जो हमारे पानी के सोर्स हैं, फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, वो निरंतर कॉन्टेमिनेटेड होते जा रहे हैं। कैसे कॉन्टेमिनेटेड, कैसे प्रदूषित होते जा रहे हैं? जो अनट्रीटेड सीवेज है, नालियों का जो पानी है जिसको हम केमिकली ट्रीट नहीं करते हैं और उसकी गंदगी दूर नहीं करते हैं, वो पूरा वैसा ही गंदा पानी रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण रिवर्स कॉन्टेमिनेटेड हो जाती है। नाउ डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है सारा नदी तालाबों में डंप कर दिया जाता है। हाउस होल्ड गार्बेज, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये सारे रिवर्स में डंप कर दिए जाते हैं और पानी निरंतर प्रदूषित होते जा रहा है, गंदा खराब होते जा रहा है। केयरलेस यूज़ हो रहा है ह्यूमन के द्वारा। अनइक्वल रेनफॉल है, कहीं ज़्यादा पानी गिरता है, कहीं कम गिरता है। इसके कारण लगातार पानी की कमी होती जा रही है। हाँ, सही कहा। पानी की इसी कमी को रोकने के लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर टेक्निक्स चलाई जा रही हैं। कुछ हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसके कारण जो रेन वाटर रहता है उसको हम बर्बाद होने से बचा लेते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड वाटर। जो भी वाटर हम यूज़ करते हैं उसको यूं ही नहीं बहने दें, बल्कि हम उसको क्या करें कि नई टेक्नोलॉजी के कारण उसको रिसाइकल करें, उसको फिर से फ्रेश बनाएं और उसको फिर से यूज़ में लाएं। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे टू कंजर्व वाटर। नॉर्मली द रेन वाटर जस्ट गोज वेस्ट एज इट मूव्स डाउन द ड्रेन्स। बारिश का पानी छतों में गिरता है, कहीं भी गिरता है, वापस नालियों से बह करके बर्बाद हो जाता है। लेकिन रेन हार्वेस्टिंग मेथड से रेन वाटर इज स्टोर्ड इन स्पेशली मेड ह्यूज अंडरग्राउंड टैंक्स एंड फ्रॉम दीज वाटर इज यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद अफॉरेस्टेशन, बहुत सारे प्लांट्स लगा करके भी हम वाटर और सॉइल इरोशन को मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर इरिगेशन, इरिगेशन में हमको ऐसे मेथड अपनाने चाहिए जहाँ पे बहुत सारा वाटर फालतू ना बहे, बल्कि ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके सिंचाई की सुविधा करनी चाहिए, ताकि हमारा पानी कम से कम बर्बाद हो और हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, ताकि हम भविष्य में अच्छे से उसको यूज़ कर सकें, कंजर्व कर सकें। घर में भी हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हम पानी उपयोग में लाते हैं उसको बहुत मैनेज करके यूज़ में लाना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए। नल को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टपकता हुआ नल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम अपने वाटर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।